नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही थी। आज की क्लास में हम संघ और राज भाग 1 संघ और राज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें बहुत ईजी वे से आपको समझ में आए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने क्लास देखी तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि पॉलिटी को हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया हमारे संविधान में कुल कितने भाग थे, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे। हर भाग में किसी न किसी चीज़ का वर्णन है। जैसे भाग 1 में संघ और राज का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भाग 5 में संघ का वर्णन है, तो भाग 6 में राज्य का वर्णन है, भाग 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों में, भाग 8 में भाषा का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लास में आपको पता थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक भाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे भाग 1 संघ और राज का वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में हमारे देश के दोनों नामों को लेके भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। और भारत ने साइन किस पर कराया था? यूनियन पर। हमने क्या साइन जब कराया था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के टाइम पर हमारे पास कितनी थी? 552 रियासतें थी। इन 552 की रियासत के लिए हमने अलग अलग राजाओं से साइन कराया था। तो जो हमने साइन कराया था, किस पर कराया था? विलय पत्र पर। विलय पत्र पर साइन कराने का मतलब है, एक बात आप भारत संघ का हिस्सा बन जाओगे तो आपको भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान की संरचना कैसी है? संघातात्मक है। हमारे यहाँ पे शक्तियाँ केंद्र और राज्य में डिवाइड है, लेकिन अगर आपात की स्थिति आती है तो हमारा झुकाव, हमारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं? केंद्र की ओर चली जाती हैं। और हमने साइन किस पर कराया था? हमने साइन कराया था यूनियन में। हमारे देश के कौन से नामों का उल्लेख संविधान में? भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के दूसरे में क्या बोला है? पहली अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र क्या होंगे? उसके राज्य होंगे। कौन से क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे भारत ने पहले किया था स्वतंत्रता के टाइम पे राज्य पुनर्गठन, जब आयोग बनाया था 1956 में, तो हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। वर्तमान में हमारे कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के 3 में कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र समझ। राज्य क्षेत्र में पहली बात क्या होगा? भारत के अंतर्गत आएगा क्या? जो भी आपके राज्यों के क्षेत्र हैं, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब भी आएंगे। इसी के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र भी आएंगे। अन्य राज्य क्षेत्र जो हमने अर्जित कर लिए, संघ राज्य क्षेत्र, जैसे हमने कुछ राज्यों को, हमने कुछ क्षेत्रों को हमने क्या किया था? यूटी का दर्जा दिया था। जैसे कि जम्मू कश्मीर को, किसी भी क्षेत्र को हम यूटी का दर्जा कब देते हैं? हो सकता है वो राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है वो क्षेत्र बहुत छोटा हो, या कोई वजह है, इसको अलग अलग वजहों से हमने उस क्षेत्र को क्या कर देते हैं? यूटी का दर्जा दे देते हैं। अब कल एक ऐसी स्थिति हो जाए कि हम किसी अन्य राज्य क्षेत्र को अर्जित कर लें, जैसे हमने गोवा को अर्जित कर लिया, दमन द्वीप को, पुदुचेरी को, सिक्किम को, तो जिस राज्य क्षेत्र को हम अर्जित कर लेंगे वो राज्य क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? भारत का हिस्सा हो जाएगा। 1956 में भारत में कितने राज्य थे? 1956 में भारत में हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम कौन बनाता है? संघ राज्य क्षेत्र जो यूटी होते हैं, यूटी के लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। लेकिन राष्ट्रपति वहाँ पर क्या कर देते हैं? एक प्रशासक की नियुक्ति कर देता है। उस प्रशासक के माध्यम से, उस डिप्टी गवर्नर के माध्यम से राज्य क्षेत्र का संचालन करता है। वैसे यूटी डायरेक्ट किसके नियंत्रण में होती है? यूटी डायरेक्ट नियंत्रण में होती है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति सारे यूटी को तो नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो खुद से बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कहाँ कर देता है? उन केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट नियंत्रण किसका होता है? प्रधानमंत्री का कि राष्ट्रपति का? तो किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का।
एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। कल हम चाहे पाकिस्तान में आक्रमण करके उसकी राजधानी को अपने भारत में मिलाना चाहते हैं, हम मिला सकते हैं। संप्रभु राज का मतलब क्या होता है? हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये हमारा डिसीजन होगा। हम चाहेंगे तो लड़ेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं करेंगे। किसी दूसरे देश के दबाव में हम ना युद्ध स्टार्ट कर देंगे, ना युद्ध पर विराम लगा देंगे। भारत में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 का भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसमें कहा कि भैया हमारे देश के दोनों नाम है, भारत और इंडिया, एक दूसरे का हिंदी या इंग्लिश रूपांतरण ना समझा जाए। फिर हमने कहा भारत के अंतर्गत क्या आएगा? तो हमने कहा जो भी आपके राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, या कोई ऐसा क्षेत्र जिसे हम कल अर्जित कर लें, वो सारे क्षेत्र क्या होंगे? भारत में आएंगे। भारत ने किस पे साइन कराया था? तो भारत में साइन कराया था विलय पत्र पर। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का प्रवेश, मान लीजिए कोई हमारा क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल हमने उसको जीत लिया, उसको हम प्रवेश कराना चाहते हैं, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत किसी देश ने हमें वो हिस्सा दे दिया, तो उस राज्य का, उस क्षेत्र का प्रवेश हम कैसे करा देंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों के गठन की शक्ति और नए राज्य को भारत संघ में शामिल, क्या अनुच्छेद 2 के तहत हमने किसी का प्रवेश कराया? हाँ जी, अनुच्छेद 2 के तहत हमने सिक्किम का प्रवेश कराया। देखो सिक्किम में उस टाइम पे चल रहा था नामाग्याल वंश का शासन। सिक्किम ने जब हमने बहुत सारी रियासतों का विलय कराया था तब सिक्किम ने साइन नहीं किया था। बाद में 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का सह राज्य बन जाता है। बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है जो राज्य क्षेत्र आपके यहाँ पर हैं उन राज्य क्षेत्रों में कुछ गठन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश को 2 क्षेत्रों में डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का नाम ही बदलना चाहते तो कैसे करोगे? अनुच्छेद 3 के तहत। क्या हमने अनुच्छेद 3 के तहत कुछ राज्यों में परिवर्तन किया है? हाँ जी, जैसे हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन कर दिया था, मध्य प्रदेश से एक भाग हटा के छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया था, बिहार से एक भाग हटाकर झारखंड का गठन किया, आंध्र प्रदेश से एक भाग हटाकर हमने तेलंगाना का गठन किया। तो ये सारे परिवर्तन कैसे हुए हैं? ये सारे परिवर्तन हुए हैं अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश नहीं होगा। अर्थात अगर आपको किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना, तो इसके लिए आपको पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल जाएगी तभी आप उस बिल को संसद में रख सकते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी नए राज्य का प्रवेश कराना चाह रहे हो, आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर साधारण बहुमत द्वारा भी इसको किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे वेरूवरी मामला। वेरूवरी मामला कब आया था? 1960 में। वेरूवरी मामला में एक बात कही गई थी कि देखो हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य क्षेत्र को सौंप सकते हैं। जिसने बांग्लादेश को क्या किया था, एक कुछ कॉरिडोर दिया था। बांग्लादेश को कॉरिडोर देने के लिए हमने क्या किया था, 100वां संविधान संशोधन किया था। 100वें संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश को एक हमने कॉरिडोर बनाकर दिया था।
तो बेरूबरी यूनियन बाद में कहा गया था कि अगर हम एक राज्य से दूसरे राष्ट्र को सौंप रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। नवा संविधान संशोधन बेरूरजू राज्य पाकिस्तान को सौंपा गया था। बेरूबरी राज्य क्षेत्र था, लेकिन इसकी सीमाएं बहुत असंगत थी। अपनी सीमाओं को संगत बनाने के लिए हमने बेरूबरी क्षेत्र किसको सौंप दिया था? पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के कुछ गांव को हमने अपने सीमा में मिला लिया था। 100वां संविधान संशोधन द्वारा हमने कुछ भारतीय क्षेत्र किसको सौंपा था? बांग्लादेश को, क्योंकि 100वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया था? एक कॉरिडोर बनाया था। तो अनुच्छेद 1 से 4 में क्या लिखा है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाक से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के गठन, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के संसद के पास है, परंतु यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पास किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हैं। 1960 की बेरूबरी यूनियन बाद में कहा गया था कि अगर आप कोई राज्य क्षेत्र दूसरे राष्ट्र को दे रहे हो तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत है। ये किस केस में कहा गया था? बेरूबरी यूनियन बाद में। बेरूबरी यूनियन बाद हुआ कब था? 1960 में। बाद में हमने बेरूबरी क्षेत्र भी किसको दिया था? पाकिस्तान को। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबरी क्षेत्र हमने पाकिस्तान को दिया था। बांग्लादेश को हमने एक कॉरिडोर बना के दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 100वें संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश को कॉरिडोर बनाकर दिया है। इतने पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये तो हमारे संविधान में क्या लिखा है, लेकिन हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। तब हमारे भारत में राष्ट्र तो थे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत में क्या थी? या तो ब्रिटिश प्रांत थे या तो देसी रियासतें थी। तो इन देसी रियासत ब्रिटिश प्रांत को कैसे राज्य बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत काम करना पड़ा था। तो सबसे पहले तो हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मदद से इनको क्या दिया? रियासतों का एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे भारत में कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने तो बहुत आसानी से क्या कर दिया था? विलय पत्र पर साइन कर लिया था। लेकिन 3 रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हैदराबाद में हमने क्या किया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो चला दिया था। जूनागढ़ में क्या किया था? जनमत संग्रह कराया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से बाद में हमने क्या करवा लिया था? विलय पत्र पर साइन करवा लिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के कबीलियों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। अब उन्हें भारत से सहायता चाहिए थी, तो हमने कहा सहायता तभी करेंगे जब आप विलय पत्र पर साइन करिए। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेता है। इसी के साथ अब हमारे भारत में एक बात और उठ रही थी कि राज्यों का गठन कैसे करें। क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए? तो 1948 में हमने एक आयोग बनाया था, एस.के. धर आयोग। धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। इसे कई बार एस.के. धर आयोग या एग्जाम में सिर्फ धर आयोग पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेते हैं कि भैया धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? धर आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर। 1900 गठन हुआ था जून 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर 1948 में। इनसे पूछा गया कि भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर? तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर कहा किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं, उस राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। इसी बीच में हमने फिर से एक समिति बनाई, क्योंकि क्या हो रहा था? आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहे थे पोटी श्री रामलुलु। तो इसलिए हमने कहा एक बार फिर से पूछते, तो हमने एक और समिति बनाई, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। जेबीपी समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इनसे भी हमने वही बात पूछी कि भैया राज्यों का गठन कैसे करें, भाषा के आधार पर करें कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर? तो इन्होंने भी कहा कि राज्यों का गठन कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इन समिति की रिपोर्ट आई उसी टाइम पर तो क्या हो गया था? अब आंध्र प्रदेश में
तेलुगु भाषा के लिए आंदोलन कर रहे थे पोटी श्री रामलल्लू। ये क्या बैठे थे, आमरण अनशन में बैठ रहे थे। आमरण अनशन में बैठे थे और 56 दिन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु होने से क्या हो गया, ये आंदोलन जो अभी तक अहिंसात्मक रूप से हो रहा था उसने हिंसा का रूप ले लिया। स्थिति बहुत खराब होने लगी। जब बहुत खराब होने लगी तो हमने भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश बन गया। 1952 में हमने घोषणा कर दिया था तेलुगु भाषियों के लिए हम पृथक राज्य का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोटी श्री रामलल्लू कहाँ पे अनशन कर रहे थे और किसके लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार फिर हम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करते हैं। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करते हैं, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए और मेहनत करिए।